हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम भारत में राष्ट्रवाद चैप्टर के अंतर्गत साइमन कमीशन के विषय में पढ़ेंगे। इसके पहले हम आप लोगों को भारत में राष्ट्रवाद के विषय में गांधी जी के असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन पर प्रकाश डाल चुके हैं। जैसा कि पहले भी बताए हैं कि बच्चों, किसी भी देश में राष्ट्रवाद का नेतृत्व कोई एक व्यक्ति करता है, उसी के नेतृत्व में ही क्या होता है, राष्ट्रवाद का उदय होता है। और भारत में भी राष्ट्रवाद का नेतृत्व किसने किया था? गांधी जी ने किया था। और गांधी जी ने क्या किया था कि गांधी जी 1915 में भारत आए थे। इसके पहले वो कहाँ थे? दक्षिण अफ्रीका में थे। जैसा कि हम पीछे बता चुके हैं, 1915 में भारत आए और उस समय यहाँ जनता के बीच में अंग्रेज़ों के विरुद्ध राजनीतिक भावना का विकास हो रहा था, यानी कि राष्ट्रवाद का विकास हो रहा था। जगह जगह किसान आंदोलन कर रहे थे। और इसी क्रम में जिस समय गांधी जी भारत आए 1917 में चंपारण के किसान नील की खेती के खिलाफ विरोध कर रहे थे और गांधी जी ने किसानों को नेतृत्व प्रदान किया और उनकी मांगों को स्वीकृति मिल गई, यानी कि सत्याग्रह के बल पर नील की खेती करने वाले किसानों को उनका मुआवजा मिलना तय हो गया। और इसी तरह से फिर उन्होंने खेड़ा में किसानों के विद्रोह का नेतृत्व किया, खेड़ा यानी गुजरात में। और किसान कर देने के पक्ष में नहीं थे, गांधी जी ने वहाँ नेतृत्व प्रदान किया और वहाँ भी सफलता प्राप्त की। इसके पश्चात गांधी जी ने क्या किया कि अहमदाबाद में सूती कपड़ा मिल के मजदूरों को नेतृत्व प्रदान किया। और इस तरह से गांधी जी एक के बाद एक नेतृत्व प्रदान करते रहे। किसको? आंदोलन को। और धीरे धीरे गांधी जी का कद बढ़ता जा रहा था। और फिर क्या हुआ बच्चों कि गांधी जी को ऐसा लगा कि भारत का एक तबका जो है वह इस आंदोलन में सक्रिय नहीं है। गांधी जी हिंदू और मुसलमान दोनों को मिला करके राष्ट्रीय आंदोलन चलाना चाहते थे। तो उन्होंने 1919 में क्या हुआ था कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, जो कि 1914 से 18 तक चला था, प्रथम विश्व युद्ध, और उसके दौरान क्या हुआ था, ऑटोमन साम्राज्य यानी मुस्लिम साम्राज्य, जिसमें तुर्की का खलीफा जो था उसको परास्त कर दिया गया था। और तुर्की के खलीफा को पूरे विश्व के मुसलमान अपना धार्मिक गुरु मानते थे, इसलिए उसके अधिकारों को दिलाने के लिए विश्व भर के मुसलमान जो हैं वो खिलाफत आंदोलन चला रहे थे। इसी क्रम में भारत में भी शौकत अली और कई मुसलमान द्वारा मिलकर के खिलाफत संगठन का गठन किया गया था। और इन लोगों ने गांधी जी से विचार विमर्श किया खिलाफत आंदोलन चलाने के लिए। और गांधी जी, जो कि पहले से ही ये चाहते थे कि हिंदू मुस्लिम मिल करके कोई आंदोलन, राष्ट्रीय आंदोलन चलाएं, राष्ट्रीय में भाग लें, तो गांधी जी को मौका मिल गया। और गांधी जी ने फिर 1919 में क्या किया कि खिलाफत आंदोलन का प्रस्ताव रखा और प्रस्ताव पास हो गया। और फिर 1920 में इन्होंने क्या किया, नागपुर के अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव रखा और फिर असहयोग आंदोलन पास होने पर 1920 में खिलाफत और असहयोग आंदोलन एक साथ चलाया गया, जैसा कि हमने पिछले अध्याय में पिछले वीडियो में आपको बताया है। इसके बाद असहयोग आंदोलन में गांधी जी ने जनता से क्या अपील किया था कि आप अंग्रेज़ों के किसी कार्यों में सहयोग न करें। क्यों ऐसा कहा था बच्चों? क्योंकि गांधी जी का मानना था कि बिना सहयोग के कोई भी सरकार शासन करने में असमर्थ रहेगी। बिना जनता के सहयोग से कोई भी सरकार शासन का कार्य नहीं कर सकती है। यह मानना किसका था बच्चों? गांधी जी का था। इसलिए गांधी जी ने जनता से अपील किया कि अगर आप लोग सहयोग न करेंगे तो क्या होगा, अंग्रेजी शासन स्वतः भारत से समाप्त हो जाएगा। और
उनका यह भी मानना था कि भारत में अंग्रेजों के सहयोग से ही क्या हुआ, भारतीयों के सहयोग से ही अंग्रेज शासन स्थापित करने में सफल हुए हैं और शासन चला रहे हैं, इसलिए हमें सहयोग नहीं करना चाहिए। इसी को क्या कहते हैं? असहयोग। सहयोग का अपोजिट क्या है? असहयोग। तो किसका सहयोग न करें? अंग्रेजों का। किस में न करें? किसी भी कार्यों में सहयोग न करें। तो ये असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन एक साथ गांधी जी ने चलाया 1920 ईस्वी में। और इसके पहले क्या हुआ था कि 1919 में अंग्रेज सरकार द्वारा, कंपनी सरकार द्वारा एक अधिनियम पारित किया गया था, रॉलेट एक्ट। क्योंकि उस समय 1905 के पश्चात भारत में क्या हुआ था कि बंगाल राजनीतिक एकता का केंद्र बनता जा रहा था। बंगाल का विभाजन 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा कर दिया गया था और इसके विरोध में जोरदार विरोध हुआ और अंततः 1911 में बंगाल का एकीकरण करना पड़ा। तो वहाँ हिंदू और मुस्लिम मिल करके राष्ट्रवाद का विकास हो गया था। हिंदू मुस्लिम मिल करके राष्ट्रीय आंदोलन चला रहे थे। तो धीरे धीरे करके बंगाल से विभिन्न राज्यों में यह आंदोलन सक्रिय हो गया था और कुछ नेता भूमिगत होकर के आंदोलन चला रहे थे, कुछ विदेशों में संस्थाएं स्थापित करके चला रहे थे। जैसे लाला हरदयाल ने ब्रिटेन में क्या किया था कि गदर पार्टी की स्थापना की थी 1913 में। तो ऐसे मतलब बहुत सारे नेता जो थे वो आंदोलन चला रहे थे अपने अपने तरीके से। तो अंग्रेजों ने क्या किया कि 1919 में रॉलेट एक्ट नामक एक अधिनियम पारित किया, जिसके आधार पर रॉलेट एक्ट के अनुसार किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर गिरफ्तार करके 2 वर्ष के लिए जेल में डाल दिया जाएगा और उसकी जमानत नहीं होगी। कब तक बच्चों? 2 वर्ष तक। और किस आधार पर? केवल संदेह के आधार पर। वारंट नहीं कटता था, केवल संदेह के आधार पर किसी भी भारतीय को अंग्रेज सरकार जेल में डाल सकती थी। तो इस एक्ट का, किस एक्ट का? रॉलेट एक्ट का पूरे भारत में जोरदार विरोध हुआ और इसी विरोध को एक नेतृत्व प्रदान किया। किसने? एक मजबूत नेतृत्व दिया गांधी जी ने और असहयोग आंदोलन शुरू किया, जिसमें मुसलमान भाग नहीं ले रहे थे। तो खिलाफत आंदोलन शुरू होने के कारण हिंदू और मुस्लिम मिलकर के जो है राष्ट्रवाद आंदोलन चलाए, राष्ट्रीय आंदोलन चलाना शुरू किया। इसके बाद क्या हुआ कि गांधी जी ने शर्त रखी थी कि असहयोग आंदोलन में किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं होगी, किंतु चौरी चौरा नामक स्थान पर हिंसा हो गई। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि वहाँ के किसानों ने जो कि जुलूस लेकर के, शांतिपूर्ण जुलूस लेकर के जा रहे थे, चौरी चौरा नामक स्थान पर एक थाना था, उसमें आग लगा दिए थे क्योंकि थानेदार ने रुकने का प्रयास किया था और उसमें क्या हुआ था कि थानेदार सहित कई सिपाही जल करके राख हो गए थे। इसके बाद अंग्रेज सरकार ने चौरी चौरा में किसानों को बहुत तरह से प्रताड़ित किया। जो किसान जुलूस में भाग लिए थे उनको कईयों को फांसी पर चढ़ा दिया गया, कईयों पर मुकदमा चलाया गया, कईयों और घरों को जला दिया गया, खेती को जला दिया गया। इस तरह से आंदोलन का दमन किया गया। तो 1922 में हुआ। इसके बाद गांधी जी ने क्या किया? इस समय तक असहयोग आंदोलन अपने चरम पर पहुंच चुका था बच्चों, यानी कि राष्ट्रीय आंदोलन तीव्र गति से चल रहा था। किंतु गांधी जी ने, जैसा कि वो बोले थे पहले कि हिंसा नहीं होना चाहिए, हिंसा हो गई तो उन्होंने क्या किया? आंदोलन वापस ले लिया, यानी कि आंदोलन स्थगित कर दिया। अब जनता का उत्साह ठंडा पड़ने लगा। जनता जो अभी तक उत्साहित थी, जोर शोर से आंदोलन में भाग ले रही थी, एकाएक आंदोलन को स्थगित करने से जनता का उत्साह क्या हुआ? ठंडा पड़ने लगा। तब कांग्रेस के ही नेता जो कि उग्र विचारधारा के थे, चित्तरंजन दास मुंशी और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर के स्वराज्य पार्टी का 1923 में गठन किया। कब किया? 1923 में। किस पार्टी का? स्वराज्य, जो कि हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं। किसने? C.R. दास और मोतीलाल नेहरू।
और इस पार्टी का उद्देश्य क्या था बच्चों कि असेंबली में पहुंच करके, विधानसभा में पहुंच करके अंग्रेज सरकार के गलत कार्यों का विरोध करना था। किंतु दुर्भाग्य से 1925 में किसकी मृत्यु हो गई? CR दास की मृत्यु। और ये जो पार्टी थी स्वराज्य पार्टी, वो क्या हो गई? इसका प्रभाव क्षीण हो गया। स्वराज्य पार्टी का प्रभाव क्षीण हो गया। और इसके पश्चात 1927 में क्या हुआ? जो साइमन कमीशन का लंदन में गठन किया गया। भारत में नहीं किया गया था, लंदन में किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था? भारत में संवैधानिक कार्यशैली का अध्ययन करना और सुझाव देना। क्या था बच्चों? भारत में संवैधानिक कार्यशैली का अध्ययन करना और सुझाव देना। भारतीय उपनिवेशों की स्थितियों की जांच करने के लिए, और साथ ही क्या था? भारतीय उपनिवेश की स्थिति का जांच करने के लिए किसने? ब्रिटिश सरकार ने इस कमीशन का गठन किया था, जिसमें सभी के सभी सदस्य जो थे क्या थे? श्वेत थे, यानी अंग्रेज थे। सर साइमन के नेतृत्व में यह कमीशन गठित किया गया था। सभी के सभी क्या थे? श्वेत थे, यानी अंग्रेज सदस्य थे। इसमें कोई भारतीय सदस्य नहीं था। इसलिए साइमन कमीशन का भारत में जोरदार विरोध किया गया और 1928 में यह भारत आया। और जैसे ही यह मुंबई पहुंचा कि जनता द्वारा साइमन गो बैक के नारे लगाए गए। क्या कहा गया? साइमन गो बैक, यानी साइमन क्या? वापस जाओ। क्यों जनता ने ऐसा क्यों कहा बच्चों? क्योंकि इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, इसलिए जनता ने ऐसा कहा कि साइमन गो बैक, साइमन वापस जाओ। और इसका जो है अखिल भारतीय स्तर पर विरोध किया गया, यानी पूरे देश में किसका विरोध किया गया? साइमन कमीशन का विरोध किया गया। फिर भी इसने पूरे देश का सर्वेक्षण किया और 1930 में साइमन ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इसको भारत में कहीं भी सहयोग नहीं मिला, किंतु साइमन कमीशन पूरे देश का भ्रमण किया, पूरे देश के संवैधानिक कार्यशैली का अध्ययन किया और फिर 1930 में इसने अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया था। और अखिल भारतीय स्तर पर इस कमीशन का विरोध किया गया। इस प्रकार के विरोध और बारदोली के किसान सत्याग्रह में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था। तब साइमन कमीशन के विरोध में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था। और इसी समय 1928 में वारदोली में किसानों का सत्याग्रह चल रहा था, जिसका नेतृत्व किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था लाला लाजपत राय ने। और ये अंग्रेजों के लाठीचार्ज के कारण लाला जी की मृत्यु हो गई। कुछ समय पश्चात लाला जी की मृत्यु हो गई थी और इसीलिए
जो है भगत सिंह जो थे उन्होंने असेंबली में बम फेंका था लाला जी की मृत्यु के बदले को चुकाने के लिए, अंग्रेज़ सरकार से इसका हिसाब लेने के लिए ही असेंबली में बम फेंका था। किसने फेंका था? भगत सिंह ने किसकी मृत्यु का बदला लेने के लिए? लाला लाजपत राय के। तो लाला लाजपत राय ने क्या कहा था कि हमारे ताबूत की एक एक कील जो है अंग्रेज़ सरकार के शासन की ताबूत की कील बनेगी, यानी कि उनके शरीर पर जो लाठी पड़ी थी उसको उन्होंने क्या कहा था कि एक एक लाठी क्या होगी? अंग्रेज़ सरकार के ताबूत की कील बनेगी, यानी अंग्रेज़ों का शासन भारत से समाप्त हो जाएगा। ऐसा किसने कहा था? लाला लाजपत राय ने कहा था। और फिर क्या हुआ कि ये 28 में हुआ था। 29 में 1929 में पंडित जवाहर लाल के नेतृत्व में लाहौर में रावी नदी के तट पर कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। कब हुआ बच्चों? 1929 ईस्वी में। कहाँ हुआ? रावी नदी के तट पर कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, जिसमें क्या किया गया? पहली बार 1929 के अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई। क्या मांग हुआ बेटा? पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई। अभी तक कांग्रेस क्या चाहती थी? शासन में सुधार की मांग करती आ रही थी। अब यहाँ पर पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई और विभिन्न स्थानों पर 26 जनवरी 1930 के दिन 26 जनवरी 1930 में क्या किया गया? राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। और देशभक्ति का गीत गाकर स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। क्या किया गया बच्चों? कि पहली बार कांग्रेस ने पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में लाहौर अधिवेशन में, जो कि रावी नदी के तट पर हुआ था, अब पाकिस्तान में यह स्थान पड़ता है, उसमें पूर्ण स्वराज्य की मांग की। और पूर्ण स्वराज्य की मांग करते हुए 26 जनवरी 1930 में राष्ट्रीय ध्वज जगह जगह फहराया गया और देशभक्ति के क्या हुआ? देशभक्ति के गीत गाए गए और स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। पहली बार पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। तो यह भावना जो है राष्ट्रीय आंदोलन को बलवती करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। इसके बाद गांधी जी ने नमक सत्याग्रह चलाया, जिसे सत्याग्रह आंदोलन, जो कि पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं कि गांधी जी ने कब क्या किया? 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन।
इस पर हम डिटेल्स पिछले वीडियो में प्रकाश डाल चुके हैं, लगभग सभी घटनाओं पर प्रकाश डाल चुके हैं। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन बच्चों कब चलाया गांधी जी ने? 1930 ईस्वी में। क्यों चलाया? नमक कानून तोड़ने के लिए। इसीलिए इसे नमक सत्याग्रह भी कहा जाता है, नमक कानून तोड़ने के लिए। और डांडी मार्च भी कहते हैं, डांडी यात्रा भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि गांधी जी अपने 78 अनुयायियों के साथ साबरमती आश्रम से डांडी गए, पैदल गए और 6 अप्रैल 1930 को इन्होंने डांडी नामक स्थान पर समुद्र के जल से नमक बनाकर नमक कानून को भंग किया। इसीलिए इसे नमक कानून या डांडी यात्रा या सविनय अवज्ञा आंदोलन कहा जाता है। सविनय अवज्ञा का मतलब होता है विनय सहित आज्ञा का उल्लंघन करना। तो जैसा कि असहयोग आंदोलन में गांधी जी ने जनता से अपील किया था, वैसे ही सविनय अवज्ञा आंदोलन में भी गांधी जी ने जनता से अपील किया कि आप अंग्रेजों की गलत आज्ञाओं का पालन न करें। इसी को सविनय अवज्ञा आंदोलन कहा जाता है। और सविनय अवज्ञा आंदोलन भी तीव्र गति से चला और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में इसका विशेष योगदान रहा। आंदोलन व्यापक जन सक्रियता, मतलब आंदोलन में जनता ने बढ़ चढ़ के भाग लिया। और 1931 में क्या हुआ? गांधी इरविन समझौता हो गया। कौन सा आंदोलन तीव्र गति से चल रहा था? सविनय अवज्ञा आंदोलन तीव्र गति से चल रहा था। किंतु गांधी जी ने क्या किया कि 1931 में गांधी इरविन समझौता हो गया। और लॉर्ड इरविन के पश्चात इस समझौते में क्या कहा गया था कि गांधी इरविन समझौता, जब सरकार अपनी संपूर्ण शक्ति के द्वारा भी आंदोलन का दमन नहीं कर पाई। कौन सा आंदोलन चल रहा था? सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था। उसका दमन नहीं कर पा रही थी तो उसने गांधी जी को वार्ता के लिए आमंत्रित किया। उस समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड इरविन थे। और उन्होंने क्या किया बच्चों? गांधी जी को वार्ता के लिए आमंत्रित किया। और इसके बाद क्या हुआ कि लॉर्ड इरविन तथा गांधी जी में एक समझौता हुआ, जिसे इतिहास में गांधी इरविन समझौता के नाम से जाना जाता है। और इस समझौते की प्रमुख शर्तें क्या थी? सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया जाएगा। इसकी शर्तें, पहला था कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का स्थगन, तब सविनय अवज्ञा आंदोलन को क्या किया जाएगा? स्थगित कर दिया जाएगा। और गांधी जी ने क्या मांग रखी कि सरकार द्वारा सभी अध्यादेशों और मुकदमों को वापस ले लिया जाएगा। क्या हुआ बच्चों? जैसे ही अंग्रेजों ने अपनी शर्त रखी तो गांधी जी ने भी अपनी शर्त रखी कि सरकार द्वारा सभी अध्यादेशों और मुकदमों को वापस कर लिया जाएगा, ले लिया जाएगा। और इन्होंने अपनी और मांग रखी कि हिंसात्मक आंदोलन कर्ताओं को छोड़कर सभी राजनीतिक कैदियों को रिहा
कर दिया जाएगा। ये मांग किसकी तरफ से की जा रही थी बच्चों? गांधी जी की तरफ से, कि सभी राजनीतिक कैदियों को रिहा कर दिया जाएगा। केवल वही कैदी बंद रहेंगे जो कि हिंसात्मक कार्यवाही में लिप्त थे। शराब, अफीम व विदेशी वस्तुओं की दुकानों पर धरना देने वालों को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। क्या था चौथी शर्त? की शराब, अफीम आदि की दुकानों पर धरना देने वालों को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। और समुद्र तट से निश्चित दूरी पर नमक बनाने की छूट होगी। पांचवा क्या था? कि समुद्र तट पर निश्चित दूरी पर नमक बनाने की छूट होगी। यह छूट किसको मिलेगी? भारतीयों को मिलेगी। और जमानत व जुर्माने वसूल नहीं होंगे। जुर्माने वसूल नहीं होंगे। और कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेगी। ये शर्त किस में रखी गई थी बच्चों? साइमन कमीशन के पश्चात सविनय अवज्ञा आंदोलन जो चलाया गया था वह तीव्र गति से चल रहा था। इतनी तीव्रता से चल रहा था कि इसे कुचलने में अंग्रेज सरकार असमर्थ हो रही थी। तो गांधी जी को उस समय के तत्कालीन गवर्नर जनरल कौन थे? इरविन थे। तो उन्होंने गांधी जी को आमंत्रित किया, वार्तालाप के लिए बुलाया और दोनों में फिर क्या हुआ? समझौता हो गया। और इसके पश्चात क्या हुआ? समझौते के पश्चात यह आंदोलन बंद हो गया। लेकिन द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ और गांधी इरविन पैक्ट का उल्लंघन भी प्रारंभ हो गया। लॉर्ड इरविन के पश्चात उसका उत्तराधिकारी यानी कि दूसरा गवर्नर जनरल विलिंगटन वायसराय बनकर के आया। कौन आया? विलिंगटन। और इसने क्या किया कि पूना पैक्ट का उल्लंघन करना शुरू कर दिया। उसने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि कांग्रेस ने उत्तरी प्रांत के किसानों को कर देने के लिए उकसाया है। परिणाम स्वरूप जवाहरलाल नेहरू को बंदी बना लिया गया। गांधी जी ने वायसराय से मुलाकात के लिए समय मांगा जो कि नहीं दिया गया। इस प्रकार गांधी इरविन समझौता जो अभी हमने बताया था ये रद्द हो गया और फिर आंदोलन प्रारंभ हो गया। सरकार के व्यवहार से दुखी होकर के गांधी जी ने 3 जनवरी 1932 को पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर दिया। क्या हुआ बच्चों कि गांधी जी ने फिर से सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर दिया। सरकार ने फिर आंदोलन का दमन भी प्रारंभ कर दिया। जैसे ही आंदोलन शुरू हुआ सरकार ने आंदोलन को कुचलना, दमन करना शुरू कर दिया और कांग्रेस को गैर कानूनी संस्था घोषित कर दिया। आंदोलन की समाप्ति 14 जुलाई 1933 को महात्मा गांधी ने आंदोलन को स्थगित कर दिया। कब किया?
14 जुलाई 1933। जन आंदोलन स्थगित। जन आंदोलन को गांधी जी ने क्या किया? स्थगित कर दिया, जिसके पश्चात व्यक्तिगत सत्याग्रह चलाया गया। क्या हुआ? इसके स्थान पर व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ। और व्यक्तिगत सत्याग्रह इन्होंने चलाना शुरू किया, जिसमें कि लोगों ने भाग नहीं लिया। अंततः 7 अप्रैल 1934 को सविनय अवज्ञा आंदोलन की समाप्ति की घोषणा कर दी गई। कब? 7 अप्रैल 1934 को सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित हो गया। क्या हुआ बच्चों कि गांधी जी ने जब 1933 में यह आंदोलन बंद करके व्यक्तिगत आंदोलन चलाना शुरू किया तो जनता ने उसमें उत्साह नहीं लिया, और फिर क्या हुआ कि यह आंदोलन बंद हो गया। कब बंद हुआ? 1934 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन बंद हो गया। और लोगों ने आंदोलन को कैसे लिया? विभिन्न सामाजिक समूहों ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में हिस्सा लिया था एवं उनके लिए स्वराज्य के क्या मायने थे। जैसा कि हम शुरू में बता चुके हैं बच्चों कि सभी वर्गों के लिए स्वराज्य के मायने अलग अलग थे। तो इनके लिए स्वराज्य के मायने क्या थे? विभिन्न वर्गों के लिए गाँव में संपन्न किसान समुदाय जैसे गुजरात के पाटीदार और उत्तर प्रदेश के जाट आंदोलन में सक्रिय थे। इन समुदायों ने अपने सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया, बढ़ चढ़ करके भाग लिया, समर्थन दिया। उन्होंने अपने समुदायों को एकजुट किया और कई बार न चाहने वाले सदस्यों को, अनिच्छा से सदस्यों को बहिष्कार के लिए मजबूर भी किया। और दूसरा क्या हुआ कि महामंदी लंबी समय तक चली, नगद आमदनी गिरने लगी तो गरीब किसानों के लिए ज़मीन का किराया चुकाना भी मुश्किल हो गया। किसको? गरीबों को क्या करना पड़ता था? किराया चुकाना पड़ता था। अब क्या हो गया? किराया चुकाना उनको मुश्किल होने लगा। और फिर इसके बाद किसानों ने जो है वो चाहते थे कि ज़मींदारों को भाड़ा चुकाना था और माफ़ कर दिया जाए, कि किसानों का कर माफ़ कर दिया जाए। इसके लिए उन्होंने कई रेडिकल आंदोलन में हिस्सा लिया, जिसका नेतृत्व अक्सर समाजवादियों और कम्युनिस्टों ने किया। 1920 में भारतीय औद्योगिक एवं व्यावसायिक कांग्रेस और 1927 में भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग परिसंघ का गठन किया गया। पुरुषोत्तम दास ठाकुर जी, बिड़ला जी और उद्योगपतियों ने सिविल अवज्ञा आंदोलन का समर्थन किया। उन्होंने आंदोलन को आर्थिक सहायता दी और आयातित वस्तुओं को खरीदने या बेचने से इनकार कर दिया। औद्योगिक श्रमिक वर्ग ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में नागपुर के अतिरिक्त और कहीं भी बड़ी संख्या में हिस्सा नहीं लिया। इस आंदोलन में बड़ी संख्या में औरतों ने हिस्सा लिया। शहरी क्षेत्रों में ज़्यादातर ऊंची जातियों की महिलाएं सक्रिय थीं, जबकि ग्रामीण क्षेत्र में संपन्न किसान परिवारों की महिलाएं आंदोलन में हिस्सा ले रही थी। गांधी जी के आह्वान के बाद औरतों को राष्ट्र की सेवा करना अपना पवित्र दायित्व दिखने लगा। सविनय अवज्ञा की सीमाएं अब क्या थी? इनकी सीमाएं क्या थी सविनय अवज्ञा की? क्या थी सीमा सविनय अवज्ञा की? कि सभी सामाजिक समूह स्वराज्य की अमूर्त अवधारणा से प्रभावित नहीं थे। ऐसा ही एक समूह राष्ट्र के अछूतों का भी था, जो कि जैसा कि उस समय तक हमारी सामाजिक व्यवस्था में बहुसंख्यक आबादी जो थी अछूतों के नाम से जानी जाती थी। और ये अछूत जो थे ये जो है राष्ट्रीय भावना
से उतने अधिक प्रेरित नहीं थे जितना कि अन्य वर्ग था। वे 1930 के बाद से खुद को दलित या उत्पीड़ित कहने लगे थे। कांग्रेस ने लंबे समय तक दलितों की ओर ध्यान नहीं दिया था, क्योंकि कांग्रेस रूढ़िवादी सवर्ण सनातन पंथियों से डरती थी। लेकिन महात्मा गांधी ने अछूतों को हरिजन यानी ईश्वर की संतान बताया। उनका मानना था कि अस्पृश्यता को खत्म किए बिना 100 वर्ष तक भी स्वराज्य की स्थापना नहीं की जा सकती है। क्या कहा गांधी जी ने? अस्पृश्यता को खत्म करने के लिए कहा। उनका मानना था कि जब तक अस्पृश्यता खत्म नहीं होगी, स्वराज्य स्थापित नहीं होगा। उन्होंने मंदिरों, सड़कों, सार्वजनिक तालाबों और कुओं पर समान अधिकार दिलाने के लिए सत्याग्रह किया। मैला ढोने वालों के काम को प्रतिष्ठा दिलाने के लिए खुद शौचालय साफ करने लगे। उन्होंने ऊंची जातियों से आह्वान किया कि अपना हृदय परिवर्तन करें और अस्पृश्यता को दूर करें। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की मुख्य सीमा क्या थी? अस्पृश्यता को दूर करने का आह्वान। ये सविनय अवज्ञा आंदोलन की क्या थी? इसके बाद अगला टॉपिक है हमारा दलित नेताओं की स्थिति। अब क्या हुआ कि दलितों के नाम पर राजनीति होने लगी। दलित नेता सामने आए और इनकी स्थिति क्या थी? दलित नेता अपने समुदाय की समस्याओं का अलग राजनीतिक हल ढूंढना चाहते थे। उन्होंने शिक्षा संस्थानों में आरक्षण की आवाज़ उठाई, अलग निर्वाचन क्षेत्रों की मांग की ताकि वहां से विधायी परिषदों के लिए केवल दलितों को ही चुनकर भेजा जाए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 1930 में दलितों को दलित वर्ग एसोसिएशन में गठित किया। दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्रों के सवाल पर गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी के साथ उनका काफ़ी विवाद हुआ। जब ब्रिटिश सरकार ने अंबेडकर की मांग मान ली, तब गांधी जी आमरण अनशन पर बैठ गए। उनका मत था कि दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था से समाज में उनके एकीकरण की प्रक्रिया धीमी पड़ जाएगी। आखिरकार अंबेडकर गांधी जी की राय ली और 1932 में पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर हुआ। किसके किसके बीच बच्चों? भीमराव अंबेडकर, जो दलितों के मसीहा कहे जाते हैं, और गांधी जी में। पूना में 1932 में एक समझौता हुआ जिसे पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। क्या कहते हैं? पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। गांधी और यहाँ पर इसने जो समझौता हुआ उसमें क्या हुआ कि इससे दलित वर्गों को, दलित मतलब दलित वर्गों को प्रांतीय एवं केंद्रीय विधायी परिषदों में आरक्षित सीट मिल गई। हालांकि उनके लिए मतदान सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों जैसा ही होता था, लेकिन क्या मिल गया? प्रांतीय एवं केंद्रीय विधायी परिषदों में आरक्षित सीटें में आरक्षित सीटें। तब आरक्षण क्या हुआ? प्रारंभ हो गया। कहाँ से प्रारंभ हुआ बच्चों? पूना पैक्ट से। और कहाँ मिला? प्रांतीय और केंद्रीय विधायी परिषदों में आरक्षण मिल गया। हिंदू मुस्लिम टकराव। इसके बाद क्या हुआ कि हिंदू मुस्लिम टकराव।
हिंदू मुस्लिम टकराव प्रारंभ हो गया। भारत के कुछ मुस्लिम राजनीतिक संगठनों ने भी सविनय आंदोलन के प्रति कोई खास उत्साह नहीं दिखाया। असहयोग खिलाफत आंदोलन के शांत पड़ जाने के बाद मुसलमानों का एक बड़ा वर्ग कांग्रेस से कटा हुआ महसूस करने लगा और 1920 के दशक में कांग्रेस हिंदू महासभा जैसे हिंदू धार्मिक संगठनों के काफ़ी महत्व देने लगी थी। जैसे जैसे हिंदू मुसलमानों के बीच संबंध टूटते चले गए, कई शहरों में हिंदू मुसलमान सांप्रदायिक टकराव भी हुए। हर दंगे के साथ दोनों समुदायों के बीच फासला बढ़ता गया। 1930 में मुस्लिम लीग के अध्यक्ष सर मोहम्मद इकबाल ने मुसलमानों के लिए अल्पसंख्यक राजनीतिक हितों की रक्षा के उद्देश्य से पृथक निर्वाचन की जरूरत की मांग कर डाली। किसने? मोहम्मद इकबाल ने। इकबाल द्वारा क्या मांग की गई? मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग की। कब की? इन्होंने पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग 1930 में। मतलब कि जैसे कि अल्पसंख्यकों ने मांग की थी, उसी तरह से अब मुसलमानों ने भी मांग करना शुरू कर दिया। और इसके बाद